हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भाविका मल्होत्रा। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रही हूँ जो कि ना ही सिर्फ एसएमएल ईसुज़ू के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट के काउंसिल मेंबर भी है और ये चेयरमैन है डायरेक्ट टैक्स कमेटी के और इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के मेंबर हैं, जिनका नाम है मिस्टर राकेश भल्ला। सर वेलकम। सर पहले आप हमें ये बताइए कि अपनी थोड़ी स्ट्रगल के बारे में, जैसे कि आप उस कमेटी के भी मेंबर हो और आप सीएफओ एसएमएल ईसुज़ू के, तो अपनी थोड़ी स्ट्रगल के बारे में बताइए। ऐसा है भाविका, स्ट्रगल कुछ नहीं होती ज़िंदगी में। प्रॉब्लम आती हैं, सबको आती हैं और चली जाती हैं। मेरी लाइफ में भी बचपन में जैसे मेरे पेरेंट्स बड़ी अर्ली एज में मैंने खो दिए थे, उसके बाद थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही थ्रू आउट द लाइफ। जब तक मैं नौकरी नहीं लग गया, जब तक उस समय तक मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, पर इसको मैं स्ट्रगल नहीं मानता। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। और सर आपकी क्या मोटिवेशन है कि आप इतने टाइम से कंसिस्टेंट हो इसी कंपनी में एसएमएल ईसुज़ू में, तो आपकी क्या मोटिवेशन रही है? नहीं भाविका, इसमें ना मोटिवेशन से ज़्यादा मेरी कंपल्शन रही है। आपको बताऊं, मोटिवेशन तो ठीक है, चंडीगढ़ शहर में ये कंपनी है और मुझे प्रमोशन एट्सेट्रा सब कुछ ठीक टाइम से मिलते रही हैं, पर मोर ऑफ दैट वाज माय कंपल्शन। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता, मेरे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं थी। ओके सर, आप थोड़ा सा जीएसटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए कि ये इंडिया में होना चाहिए या नहीं। जीएसटी के कंसेप्ट के बारे में पहले मैं आपको ये बता दूं, जीएसटी क्यों जीएसटी की जरूरत पड़ी। जब मनमोहन सिंह जी ने बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड समझौता किया, उसके बाद हमें ना अपने आप को फॉरेन ट्रेंड के साथ से चलना था। इवन हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन थी या इकोनॉमिक पैटर्न था, उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाना पड़ेगा। उस हिसाब से इसी क्रम में हमने जो अपना टैक्सेशन सिस्टम है वो भी हमें इंटरनेशनल पैटर्न पे लाना पड़ेगा, ताकि दैट शुड बी कंपैरेटिव विद द इंटरनेशनल। सो इस वजह से जीएसटी लाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। एज पर जीएसटी कंसेप्ट इज कंसर्न, ये मैं आपको बताऊँ, दो तरह के टैक्सेज होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये दोनों में रिफॉर्म, जैसे मैंने कहा, लाने ज़रूरी थे। इन रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि आपको डायरेक्ट टैक्स में तो आपने डायरेक्ट टैक्स कोड लाना था जो अभी तक पेंडिंग है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी ले आए। इसका जो कंसेप्ट है यूनिफॉर्म टैक्सेशन। पहले आपको याद होगा, पंजाब में सेल टैक्स और लगता था, हरियाणा में और लगता था, और हिमाचल में और लगता था, और यूपी में और लगता था। बट नाउ ये है कि एक ही टैक्स लगेगा सारे, चाहे जीएसटी जो सेंटर का और स्टेट का टैक्स है वो एक ही होगा सभी स्टेट्स में, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स था। थर्ड था इसका सीमलेस क्रेडिट। सीमलेस क्रेडिट का मतलब होता है फाइनल कंज्यूमर ने जो ड्यूटी पे करनी है, टैक्स जीएसटी पे करना है, वही टैक्स आपका कॉस्ट में आएगा। अदरवाइज इन बिटवीन जो भी, जैसे अपने मैन्युफैक्चर ने बनाया उसने जीएसटी पे किया, तो वो जो आपको ट्रेडर है या जिसने उसको खरीदा उसको क्रेडिट मिल जाएगा अगर उसने रीसेल के लिए लिया है। अल्टीमेट कंज्यूमर ने जो टैक्स किया वही वर्डन उस गुड्स पे आएगा। और सर जैसे कि ये मतलब जैसे पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये जीएसटी के दायरे में भी नहीं है, तो ये होना चाहिए या नहीं? नहीं, आपको मैंने इससे पहले मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि अगर ये होना चाहिए था तो जीएसटी में प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी। लेट मी टेल यू प्रॉब्लम क्या इंडिया में ये अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुआ। अभी तक आपने देखा स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली इंडिया में अभी तक जीएसटी पूरी तरह लागू ही नहीं हुआ। जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट हमने छोड़ दिया। पहला था कि 100% आइटम जीएसटी के दायरे में आनी चाहिए और कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, बट 40% 40% इकॉनमी इज आउट ऑफ जीएसटी, उसमें पेट्रोल डीजल भी आता है। श्योरली ये जो है जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, यही बेसिक सोच थी जीएसटी की, और पेट्रोल एंड डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। और ये जब जीएसटी के दायरे में आएगा तो ये स्टेबल भी हो जाएगा पेट्रोल के प्राइसेज। कभी पॉलिटिकल डिबेट में आपने सुना होगा कि अपोजिशन हमेशा कहती है कि गवर्नमेंट को प्राइसेज घटाने चाहिए। गवर्नमेंट जो भी रूलिंग पार्टी होती है, बीजेपी या कांग्रेस है, वो कहती है हमारे हाथ में नहीं है। ये हमेशा डिबेट चलती है। इसके लिए मैं आपको जीएसटी का पेट्रोल प्राइसिंग का बेसिक कंसेप्ट बताऊँ। इसमें 3 फैक्टर होते हैं, कंपोनेंट होते हैं इसके, जो पेट्रोल एंड डीजल के। एक होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कि इंटरनेशनल, हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल नहीं बनता, बाहर से ही आता है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेज होते हैं जिसके आज के रेट $75 पर बैरल हैं, जो कि पर लीटर के अगर हिसाब चलाएं 30-32 रुपये आएगा।
दूसरा कंपोनेंट है इसका ओवरहेड। ओवरहेड मतलब जो कंपनियां खर्चा करती हैं, तो ओवरहेड श्योरली लोड होते हैं, तो दूसरा खर्चा है वो स्टेबल ही रहते हैं, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, नॉर्मल इन्फ्लेशन आता है। थर्ड होते हैं आपके टैक्सेस। टैक्सेज का क्या है, पहले जो थे टैक्सेज बहुत कम थे। आपको ये जो क्रूड ऑयल पैसेज की बात करें, जब 2014 या 13 की बात करें तो ये 2013-14 में था $115 पर बैरल, अब 75 है। तब रेट 70 रुपीज़ था, अब 115 है। तो इसका मेन कारण है टैक्सेस एंड सब्सिडी। पहले थोड़ी सी सब्सिडी भी होती थी, चलो सब्सिडी को छोड़ भी दें, तो टैक्सेस थे बहुत कम थे, चाहे सेंटर के टैक्सेस लगाएं चाहे स्टेट के टैक्सेस लगाएं। अब 260% टैक्स लगते हैं दोनों मिला के। सर, जैसे इतनी महंगाई बढ़ रही है आपने बताया, तो इससे जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इम्प्रूव होती हुई लग रही है या नहीं, मतलब वो इम्प्रूव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं, महंगाई एंड जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, दो डिफरेंट हैं। महंगाई बढ़ रही है, अभी जो महंगाई बढ़ रही है वो बेस दो कारणों से बढ़ रही है। एक तो है कि आपके जैसे इनपुट के प्राइसेस, जो इंपोर्ट के प्राइसेस हैं, जैसे स्टील के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत हैं, इससे पेट्रोल प्राइसेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो इम्पैक्ट आ रहा है हमारी गुड्स पे, तो वो महंगाई बढ़ेगी उसको दैट इज़ वन फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो इसमें महंगाई का आता है वो आता है कि आजकल लोगों ने कैपेसिटीज कम कर दी हैं अपनी, क्योंकि कोविड के कारण कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं और कईयों ने अपनी कैपेसिटी कम कर दी है। जैसे हम ही अब 1500 व्हीकल बनाते थे अपनी राजमाजदा में, एसएमएल में, तो एसएमएल ईसीयू में, तो 1500 व्हीकल, अब हम 400 व्हीकल बना रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी कम हो गई है। तो कैपेसिटी कम होने के कारण ऐसी जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है उनकी ने भी अपनी कैपेसिटी कम कर दी है। इवन आपके आजकल सेमीकंडक्टर वगैरह इंपोर्टेड में भी कैपेसिटी कम हो गई है। अभी जो कोविड के बाद इमीडिएट डिमांड बढ़ी है, जब इमीडिएट डिमांड बढ़ी है तो वो शॉर्टेज एकदम क्रिएट हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएंगी, जब कैपेसिटी बढ़ जाएंगी अगेन ये महंगाई अपनी स्टेबल में आ जाएगी। एक तो ये कारण है मेन महंगाई बढ़ने का। अदरवाइज महंगाई बढ़ने का, अदरवाइज रिसेशन में हमेशा महंगाई कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। पर ये रिसेशन ऐसा है जिसमें लोगों ने अपनी कैपेसिटी कम कर दी है और आपके इंपोर्ट के प्राइसेस जब बहुत बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से ये जो है महंगाई टेम्परेरी बढ़ी है। श्योरली विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल कम। नाउ कमिंग टू ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ है कोविड के कारण -23% तक चली गई थी, आपको याद है। पर लेट मी टेल यू, इन इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे रिकवरी बहुत फास्ट होती है और होगी। फर्स्ट तो यहाँ की जो नेचर है, लोग बड़ी जल्दी बाहर आते हैं। आपको देखा होगा आपने भी कि कोविड के टाइम में हम घर में बैठते थे, मास्क भी लगाते थे और सब कुछ करते, लेकिन अब ज़रा सा कोविड खुला, लोग बाज़ारों में आ गए हैं, लोग मेलों में चले जाते हैं, लोग मॉल्स में चले जाते हैं, अब मॉल भरे पड़े हैं, तो उस हिसाब से इकॉनमी अपने आप रिकवर होगी। इसका कारण इंडिया में ये है कि एक तो एक नेचर है, सेकंड जो यहाँ पे कारण है कि यहीं पे कंजम्पशन है। इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 135 करोड़ लोगों को यहाँ पे कंजम्पशन करनी है, तो यहाँ की इकॉनमी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कंज्यूमर भी यही बैठा है, प्रोड्यूसर भी यही बैठा है, तो इकॉनमी बढ़नी है, तो वी विल वेरी फास्ट रिकवर एज कम्पेयर टू अदर कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी फॉरेनर्स। ओके, तो सर जैसे कि कोविड के कारण बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी और अभी भी काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको इंडिया कैसे रिकवर कर पाएगा? नहीं, एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट कारण होते हैं। पहला कारण है कि जो कोविड से पहले की अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी या बढ़ रही थी, उसका मिसमैच ऑफ पॉपुलेशन विद आवर ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, वो मिसमैच था। मिसमैच का मतलब हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर इतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, इतनी ग्रोथ हमारी हो नहीं रही, तो उस हिसाब से लोग जो है नौकरियाँ नहीं पा रहे थे। ठीक है, दैट वाज वन। बट पोस्ट कोविड जो आई है, पोस्ट कोविड जो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, उसके कारण क्या हो गया कि कोविड के कारण काफ़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गई है।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मिडिल स्केल इंडस्ट्री एंड जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी है उन्होंने अपनी कैपेसिटी, जैसे मैंने पहले बताया, कैपेसिटी कम कर दी है। जब कैपेसिटी कम कर दे, कम लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो ये महंगाई जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है बढ़ गई है, नो डाउट अबाउट इट। जो आपका पहला पार्ट है उससे तो जब आपकी पॉपुलेशन एंड ग्रोथ आपस में मैच करेगी, रिकंसाइल होगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो जाएगी अगर आपकी पॉपुलेशन वर्सेज आपकी ग्रोथ हो जाती है। दूसरा है जो टेम्परेरी अभी हुई है उसको नो डाउट अब इमीडिएट तो रिकवर कर जाएगी, बट लॉन्ग टर्म रिकवरी को तब टाइम लगेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज इंडस्ट्री के फेवर में आएंगी। लेट मी कि इंडस्ट्री के फेवर में आने का कारण मतलब ये होता है कि आपकी जो इंडस्ट्री बंद हुई है उनको अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया या बैंकों ने सपोर्ट किया और वो रिवाइव कर गई, तो श्योरली अनएम्प्लॉयमेंट जो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है वो गेन कर जाएगी। सेकेंडली गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे भी डिपेंड करता है। अब गवर्नमेंट के पास, ऐसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट हमारी अमीर है, अब नाउ गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो गवर्नमेंट शुड स्पेंड इन देयर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड पैसा दे लोगों की जेब में, जैसे हम कहते हैं। अगर वो पैसा मार्केट में जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। थर्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण है, लेट मी टेल यू, दैट इज बेस, वो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। तो सर जैसे कि कोल बहुत कम हो रहा है इंडिया में, तो आप इस पे आपका क्या कहना है? ये जो है ना, आपकी परसेप्शन बिल्कुल गलत है, ये टीवी में हाइप बना रखा है। अदरवाइज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया में कोल की कभी कमी नहीं हो सकती क्योंकि कोल सप्लाई सेकंड लार्जेस्ट है। अभी 20 में सेकंड लार्जेस्ट है, 21 में शायद थर्ड लार्जेस्ट आएगी, जो भी बट क्वेश्चन ये है कि अभी हमारे पास कोल माइंस की कभी कमी नहीं है, ये सिर्फ हाइप क्रिएट किया जा रहा है। और अगर कोल रिजर्व्स की भी बात करें, इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे कोल रिजर्व्स हैं, तो कोल की कभी कमी नहीं आएगी इंडिया में, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ हाइप क्रिएट किया जा रहा है। अब क्यों क्रिएट किया जा रहा है, ये इसके पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आपका, थैंक्स।